हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियों का मज़ा आप भरपूर ले सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें राजस्थान के एक युवा ने भेजी है। उनका नाम अमीश है। वो बताते हैं वो अपने घर से कुछ दूरी पर काम के लिए जाते थे। उनके रास्ते में उन्हें अजीब शक्तियाँ महसूस होती थी। वो बताते हैं काफ़ी समय पहले की बात है। वो काम से आ रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई है और वो जाकर देखते हैं तो दो आदमियों को गोली लगने से मौत हो गई थी। वह मुर्दा हालत में पड़े थे। पता चला कि ये दोनों आदमी बदमाश थे और पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से उनकी मौत हुई थी। अमीश उन्हें देखकर वहाँ पर उल्टियाँ करने लगा। वो अपने घर भागते हुए आया और 1-2 दिन अमीश की तबीयत ख़राब थी। अमीश काम पे भी नहीं गया था। एक दिन अमीश अपने घर से आराम कर रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आती है। वो अपने घर से निकलकर बाहर आता है तो देखता है बारिश का मौसम हो रहा था और आसमानी बिजली बहुत ज़ोरों से कड़कड़ा रही थी। अमीश का मन बारिश में भीगने का होने लगता है। वो बारिश में घूमता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उन आदमियों की लाश उसने काफ़ी समय पहले देखी थी। अमीश को वहां पर पहुंचने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसके बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। वही दो आदमियों की लाश अमीश के सामने पड़ी थी, वही मुर्दा हालत में, और वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अमीश यह देखकर उल्टियाँ करने लगता है और उसके देखते ही देखते वो दोनों लाशें उठकर खड़ी हो गई थीं। अमीश उन्हें देखता है और वहाँ से भागते हुए अपने घर आ जाता है। दरवाज़ा बंद करके अपना बदन पोंछकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसकी आंख न जाने कब लग गई थी। अभी अमीश को सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसी तरह तरह की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन वो उन्हें अनदेखा कर सोने में ही व्यस्त था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखता है। दिखाई कोई नहीं दे रहा था, लेकिन चलने की आवाज़ उसे अपने घर के अंदर से आ रही थी। अमीश यह सब देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने बिस्तर पर चादर लपेटकर पड़ जाता है। लेकिन अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसके ऊपर से वो चादर हट जाती है। तभी अमीश की आंख अपने ऊपर लगे हुए पंखे पर पड़ती है। अमीश देखता है वही लाश गली सड़ी अमीश के ऊपर टंग रही थी। अमीश ये देखकर बहुत डर गया था। तभी एक झटके से वो लाश अमीश के ऊपर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो चीखता है और अपनी आँख खोलता है, वो लाश अब उसके ऊपर नहीं थी। वो लाश गायब हो चुकी थी। अमीश चीखते हुए अपने घर के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब अमीश ने फैसला किया कि वो इस घर से निकलकर अपने पड़ोसी के घर भागेगा। अमीश वहाँ से निकलकर अपने पड़ोसी के पास आ जाता है और अमीश को देखकर उसके पड़ोसी उसे जल्दी से अंदर लेते हैं और अमीश उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसा नहीं निकल पा रहा था। तभी उनके पड़ोसियों को एक बात याद आई कि उनके घर के बराबर में एक बाबा भी रहते थे। उन बाबा को बुलाया गया और अमीश के ऊपर झाड़ फूँक भी करवाई गई। उन बाबा ने उस घर के अंदर जाकर देखा और जब वहाँ से वापस आए तो अमीश से बोला, बेटा अब ये घर तुम्हारे रहने लायक नहीं रहा, या तो इसे तुड़वा दो या फिर इसे छोड़ दो। यह सुनकर अमीश बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास रहने को अब कोई घर नहीं था। अमीश अभी अकेला ही अपने घर में रहता था। उसके माँ बाबा के मर जाने के बाद वो इस दुनिया में अकेला था। अमीश अपने दिल पर हाथ रखकर अपने माँ बाबा का सपना अगले दिन तुड़वा देता है और बाबा ने उससे ये बोला था
कि इस ज़मीन को बेच दो, लेकिन अमीश के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसने वो ज़मीन अभी तक नहीं बेची है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें पटना के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। हम उनका एक काल्पनिक नाम ऋतु रख देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब ऋतु अपने स्कूल में पढ़ रही थी, तब वो बताती हैं कि वो जब स्कूल से अपने घर वापस आती थी तो उन्हें रास्ते में एक औरत दिखाई देती थी। वो अक्सर उसी पेड़ के नीचे उन्हें दिखाई देती थी। ऋतु ने कभी उनको ठीक से देखा नहीं था। वो बोलती हैं, जब भी मैं उनके पास से निकलती थी तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही हो और मेरे हाथ के रुए खड़े हो जाते थे, यानी कि बाल खड़े हो जाते थे। वो बताती हैं, मैं अक्सर उस औरत को देखती थी। एक दो बार मैंने अपनी सहेलियों से भी बोला कि देख, वो औरत यहीं पर खड़ी रहती है। जब हम वहाँ से निकल जाते थे तो अक्सर वो जब ही जवाब दिया करती थी, कौन सी औरत? मैंने तो किसी औरत को देखा ही नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन वो औरत हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दी। मैं उसे ढूंढने के लिए इधर उधर गई। देखा तो उस रास्ते के किनारे पर वो औरत बैठी हुई है और बहुत ही उदास चेहरे से पानी की तरफ देख रही है। मैं आपको बता दूं कि सड़क के किनारे एक तालाब था जिससे हम स्कूल से आना जाना किया करते थे। वो उस तालाब में देखते हुए पत्थर मार रही थी और जब भी वो पत्थर मारती थी वो पत्थर वापस किनारे पर आकर गिरता था। ये देखकर मैं थोड़ा अचंभित हो गई। मैंने उस औरत से पूछा, आप इस बार यहाँ पर नहीं खड़ी हुई आकर? मैं आपको ढूंढते हुए इधर आई। उस औरत ने एक भरी आवाज़ में बोला कि आप मुझे जानती हो? ऋतु ने बोला, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। फिर जो उसने बताया, ऋतु के होश उड़ गए। उसने बताया कि मैं अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी, लेकिन तुम मुझे पसंद आई हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं ये बात सुनकर बहुत डर गई और मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये बात मैंने अपनी सहेलियों को बताई तो उन्होंने फिर से मुझे एक बोला कि तू हमेशा उस औरत की बात करती है, लेकिन हमें आज तक कोई भी औरत दिखाई नहीं देती है। ऋतु ने फिर ये बात अपने घर पर बताई। जब उन्होंने ये बात अपने घर पर बताई तो उनकी माँ इस बात को लेकर बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो इन चीज़ों से पहले काफ़ी गुजर चुकी थी। ऋतु की माँ की बात हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। उनकी भी कहानी हमारे पास है। तो उन्होंने पास में ही रहने वाले एक चाचा को बुलाया और चाचा को सारी बात बताई। चाचा और उसकी माँ दोनों उस तालाब के पास गए। उन्होंने देखा वहाँ पर एक लाल कलर की साड़ी टंगी हुई है और जिसमें ऋतु का फ़ोटो रखा था। फिर चाचा ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है और एक भटकती हुई आत्मा को तुम्हारे पीछे लगा दिया था, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तभी वो चाचा ऋतु का वो साड़ी लेकर एक बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने बताया कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यह तुम्हारे ख़ानदान में से ही कोई ऋतु को मरवाना चाहता था और उस आत्मा के द्वारा, लेकिन वो आत्मा ऋतु के अंदर अपनी बेटी को देखती थी, इसीलिए वो ऋतु को कुछ बिगाड़ नहीं पाई। चलिए आज की कहानी हमारी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। यह हमें कहानी छत्तीसगढ़ के पप्पू नामक युवक ने बताई है। वो बताते हैं कि उसके भांजे ने एक नया घर ख़रीदा था। उसमें 2 कमरे थे। एक कमरा सिंगल बेड का ऊपर था और एक नीचे। रुकने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए वो ऊपर रहते थे। ऊपर का कमरा हमेशा खाली होने की वजह से उसी में मेहमान आकर रुकते थे। पप्पू अपने पैर का इलाज कराने के लिए उस गांव में पहुंचा अपने भांजे के यहाँ पर, और उन्हें वो कमरा ऊपर दे दिया गया था। पप्पू उसमें रात में आराम कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे से एक आवाज़ आई। पप्पू उठकर देखते हैं तो एक औरत जैसे कोई पुराने ज़माने की साड़ी पहने खड़ी हो और उसके बालों के अंदर काफ़ी खुशबूदार चीज़ें लगी हुई थी और उसकी नाक में एक लंबी लौंग पड़ी थी। दिखने में बहुत अजीब सी थी। कहते हैं वो औरत
उस घर के ऊपर कब्ज़ा कर चुकी है और वो उसी पेड़ पर रहती थी जो उस घर से टच हुआ था। पप्पू ने उस औरत को देखकर अंदर बैठ जाते हैं। तभी वो औरत अपनी पायलों की छनछनाहट से पप्पू को मगन कर देती है और उसे किवाड़ खोलने पर मजबूर करने लगती है, लेकिन पप्पू डरा हुआ था, वो किवाड़ नहीं खोल पाया। अगले दिन जब सुबह हुई, पप्पू वहाँ से निकलकर अपने भांजे को बताया कि ये घर छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा वो ये कोई अजीब चीज़ है जो तुम्हें शायद नुकसान पहुंचा देती है। उसके भांजे ने बताया, हाँ इस चीज़ का मुझे पता है, लेकिन इसने आज तक हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, ये कहानी हमें दिल्ली के रहने वाले हसीन अहमद ने खुरैजी से भेजी थी। वो कहते हैं, जब वो छोटे हुआ करते थे तो वो अपनी खाला के घर जाया करते थे। वो बताते हैं, एक दिन वो अपने खाला के बेटे के साथ बाहर घूमने गए हुए थे। जहाँ पर वो घूम रहे थे वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। दोपहर के वक्त वो कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी कब्र के पास बैठा हुआ है और उन दोनों को बुला रहा था। वो दोनों दूर से ही पूछते हैं, बाबा क्या हुआ? वो आदमी बोलता है, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। हसीन और उसकी खाला का लड़का दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा के लिए एक गिलास पानी लाकर देते हैं। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर दूर दूर तक पानी नहीं होता, लेकिन वो दोनों काफ़ी देर बाद जाकर बाहर से पानी लेकर आए थे और उन्होंने वो पानी उस आदमी को दे दिया। वो आदमी पानी पीकर वहाँ से न जाने कहाँ गायब हो गया और वो दोनों इस बात को देखकर डर गए। अब ये दोनों अपने घर पर आ गए थे। उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई और उनके घर वालों ने उनसे खूब डांटा कि तुम लोग दोपहर के वक्त कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम घूमने गए थे, खेल रहे थे। ये हमारी दूसरी कहानी भी उन्होंने ही भेजी है। एक बार वो रात के वक्त अपनी बाइक से ट्रैवल करते हुए दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वो उन्हें लिफ्ट का इशारा कर रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी पर उस आदमी को बैठा लिया और वो आदमी उनसे बातें करता हुआ जा रहा था। तभी कुछ दूरी पर जाकर उस आदमी ने उन्हें रोकने को बोला। वह हसीन ने अपनी बाइक सड़क के एक किनारे पर रोक दी और उस आदमी ने उनका शुक्रिया कहा। लेकिन हसीन को एक बात समझ नहीं आ रही थी। जहाँ पर उन्होंने बाइक रोकी थी, ना तो वहाँ पर कोई घर था और ना ही कोई खेत था। सिर्फ सुनसान जगह पड़ी हुई थी जहाँ पर गंदे पानी का नाला बह रहा था। हसीन ये देखकर थोड़ा डर गए। वो आदमी उस अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। हसीन ने सोचा, क्यों ना मैं इसे उतर कर देखूं। हसीन ने अपनी बाइक को एक साइड में लगा दिया और वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर में उन्होंने जाके देखा, वो आदमी आग जलाकर कुछ तंत्र क्रिया कर रहा था। हसीन ये देखकर डर गया। हसीन उसी पेड़ के पीछे बैठा हुआ था और तभी उसने देखा कि कुछ लोग चलते हुए उस आदमी के पास आकर रुके और उसमें से एक आदमी ने उस आदमी को उठाकर खड़ा किया और कुछ हवा में लहरा कर और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। हसीन को ये सब देखकर बहुत डर लगने लगा था। वो वहाँ से उठा और भागकर अपने घर आ गया। हसीन की तबीयत कम से कम 4 से 5 दिन तक ख़राब रही थी। जब हसीन को होश आया तो उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई। तो उनके घर वालों ने बोला कि वो कोई तांत्रिक होगा जो तुम्हें सादे रूप में दिखा होगा, या हो सकता है कोई ऐसी आत्मा होगी जो अपनी क्रिया पूरी करने में लगी होगी। आज की कहानियाँ हमारी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानियों में।